से आप सभी का फिर से स्वागत है। तो हम जान रहे हैं बद्री दत्त पांडे जी के बारे में। तो इनके बारे में मैंने आप लोगों को अभी जानकारी अभी दी है कि इनका जन्म जो है कहाँ पर हुआ था। ये कानूर हरिद्वार में हुआ था। और देखिए ये हालांकि इनका ये भी जनरली जो है स्वतंत्रता संग्राम के ही सेनानी ये माने जाते हैं। और इन्होंने समय समय पर अपने द्वारा ब्रिटिश शासन यानी कि अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो है बहुत सारे ऐसे लेख लिखे और पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया, जिनके स्वरूप में इनको बार बार यातनाएं दी गई। आ, और इनके जो कई सारे न्यूज़पेपरों को क्या कर दिया गया, बंद भी कर दिया गया। तो उन्हीं में जो एक आता है नाम अल्मोड़ा अखबार, ठीक है। तो 1918 में अल्मोड़ा अखबार जो होता है ये प्रतिबंधित बंद कर दिया जाता है। और फिर क्या होता है कि फिर ये बंद होने के बाद में अल्मोड़ा से ही जिन्होंने एक शक्ति साप्ताहिक यानी शक्ति नाम का अखबार जो है वीकली, इसका प्रकाशन इन्होंने शुरू कर दिया। क्योंकि ये शक्ति भी कई बार दिया जाता है कि इसके प्रथम संपादक का नाम क्या है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से मालूम हो गया होगा अब ये। और इनके बारे में और कुछ हम जानेंगे। हालांकि ये पत्र पत्रिकाओं वाला जो हमारा एक सेशन हुआ था, आप लोगों को ध्यान होगा, उसमें इसकी बाकी डिटेल दी गई है, ठीक है। तो अब मैं दोबारा से रिवाइज नहीं कराऊंगा। अब जो चीजें हैं इसमें उसको लेके आगे बढ़ूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये कुली उतार, कुली ये बेगार और कुली ये बर्दाश्त आदि प्रथाओं के विरुद्ध आंदोलन उनके सफल नेतृत्व में ही हुआ था। और इन्हीं सभी सफल आंदोलनों के लिए इन्हें जो है कमांचल केसरी की पदवी से भी विभूषित इन्हें किया गया है। तो इतिहास में आता है, सवालों में आता है, निम्नलिखित में से कौन कमांचल केसरी है, ठीक है। तो देखिए स्वाधीनता नेक्स्ट है। स्वाधीनता संग्राम के दौरान वे 5 बार ये जेल भी गए हैं। और अपने जेल के प्रवास में रहते रहते इन्होंने एक इतिहास भी लिखा है। तो उसका नाम क्या है? कुमाऊं का इतिहास। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कभी कभी, ठीक है। तो ये किन के द्वारा लिखा गया बताया भी था मैंने। अब मुझे यहाँ से एक चीज और ध्यान आ रही है कि कुमाऊं का इतिहास तो बद्री दत्त पांडे जी ने लिखा है। अब मैं आप लोगों से पूछूं कि गढ़वाल का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप लोग आंसर दीजिए, क्योंकि ये सारा सेशन मैंने आप लोगों को बता रखा है पहले, ठीक है। मैं बढ़ता हूँ आगे, आप लोग आंसर दीजिए। तो जीवन में उन्हें 2 स्वर्ण पदक भी प्राप्त हुए हैं। और जिन्हें उन्होंने 1962 के भारत और चीन के युद्ध के समय जो है देश की सुरक्षा कोष में दे दिया था, ठीक हो गया। हाँ, आपका आंसर सही है। हरिकृष्ण दतूड़ी जी के द्वारा जो है गढ़वाल का इतिहास लिखा गया है, ठीक है। जिसको नहीं मालूम है वो यहाँ पे आप याद कर ले। चलो अब बढ़ूंगा आगे। जो नेक्स्ट जो अगला नाम आता है, हर गोविंद पंत जी का नाम आता है। तो इनका जन्म 19 मई 1885 को चितई गांव अल्मोड़ा में हुआ था, ठीक है। तो फिलहाल आप लोगों को इनका सन और गांव का नाम तो याद में रखना ही रखना है, क्योंकि अब कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अब क्या होता है कि अब इनके द्वारा ऐसा क्या क्या किया गया था कि ये इतिहास में इनका नाम क्या हो, बहुत ही फेमस है। अब क्या है कि ये कुमाऊं के कुलीन ये ब्राह्मणों के द्वारा हल न चलाए जाने की प्रथा को इन्होंने तोड़ दिया। यानी कि 1928 में बागेश्वर में इन्होंने स्वयं हल चलाकर तोड़ दिया। इनसे पहले की प्रथा ये थी कि जो ब्राह्मण लोग होते थे वो हल के द्वारा काम नहीं करेंगे। हल चलाने का जो भी काम होगा वो दूसरे लोगों के द्वारा होगा, ठीक हो गया। लेकिन इनका मानना ये था, ये भी एक समाजवादी ये प्रगति के ये व्यक्ति थे। तो इनका मानना ये था कि भाई ऐसा नहीं है, अगर वो गरीब भी अगर रोटी खा रहा है तो हम भी रोटी ही खा रहे हैं। तो समझ कि अगर कोई गरीब अगर हल जैसे जो भी चला सकता है तो हम भी चला सकते हैं। तो लेकिन उस समय की रीतियां ऐसी थी कि जो कहा जाता था कि यह ब्राह्मणों के द्वारा यह काम नहीं किया जाएगा। लेकिन उन्होंने इस प्रथा को भी तोड़ दिया। नहीं कि स्वयं जो है 1928 में बागेश्वर में स्वयं हल चलाकर इन्होंने उस प्रथा को तोड़ दिया। आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान में 1930, 32 और ये 40 में ये जेल भी गए थे, ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट है कि उन्होंने अल्मोड़ा कांग्रेस की, यानी कि इन्हें जो है अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ भी कहा जाता है। ये चीजें आप ध्यान में जो है जो भी रखिएगा कि कभी भी सवालों में आ सकता है कि अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना में किसका योगदान था। तो हरगोविंद जी पंत जी
इनका बहुत बड़ा योगदान था, इसलिए इन्हें अल्मोड़ा अल्मोड़ा कांग्रेस का या की रीढ़ भी कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के समय अल्मोड़ा में सबसे ये पहले इन्हीं को नजरबंद भी किया गया, क्योंकि ये इतने चहेते हो गए थे लोगों के लिए, यानी कि जो ये कह देते थे लोग उनकी बातों को मानने लगते थे। भारत छोड़ो आंदोलन की आप सभी जानते हैं 1942 में इसकी शुरुआत हुई थी, तो इस समय इनको क्या कर दिया गया था, नजरबंद इन्हें कर दिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा कि ये बाहर निकलेंगे तो अगर निकलेंगे तो फिर लोग जो है इनकी बातें मानने जो है लगेंगे, इनको चारों ओर से इनको घर में ही रहने दिया। मतलब नजरबंद का मतलब ये होता है कि ये जिस घर में है उस घर से इनको बाहर जाने ही नहीं दिया गया, चारों ओर से जो है ब्रिटिश सैनिक जो है तैनात वहां पर कर दिए गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1937 में इन्हें में वे उत्तर प्रदेश असेंबली और 1946 में ये प्रांतीय असेंबली और 1957 यानी कि 1957 में लोकसभा के लिए निर्वाचित भी हुए। और फिर इसी समय जो है ये लोकसभा के सदस्य के रूप में रहते रहते इनका देहांत हो जाता है। ठीक हो गया, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान में यहाँ पर रखेंगे। चलिए आगे बढ़ता हूँ। तो हरगोविंद जी पंत के ये बारे में ये ही सब बेसिक सवाल जो है दिए जाते हैं, तो उनको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट नाम आता है मुकुंद बैरिस्टर मुकुंदी लाल। ये भी इतिहास में बहुत ही चर्चित ये नाम है। आप सभी जानते हैं कि कभी ये सवाल दिया दिया भी जाता है कि मौला राम के चित्रों को दुनिया के सामने पेश करने वाले या प्रकाशन करने वाले निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति थे या कौन था, तो यही थे वो बैरिस्टर मुकुंदी लाल। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। देखिए गोविंद जी पंत और बैरिस्टर मुकुंदी लाल, इन दोनों लोगों का जो है जन्म एक ही सन में हुआ था 1885 में। लेकिन बैरिस्टर मुकुंदी लाल जो थे ये गढ़वाल से थे, यानी कि चमोली के पाटली गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब ये बैरिस्टर थे, वकील थे, तो अब यानी कि इन्होंने कहीं से कानून की शिक्षा तो ली होगी, कहाँ से ली है वो आप यहाँ पर देखिए। हाँ गीता जी आपने सही कहा। तरुण ये कुमाऊं के संपादक भी ये थे। तो वो और प्रकाशन ये जो उत्तराखंड के पत्र पत्रिकाएं वाला जो सेशन था हमारा, उसको एक बार मतलब को देख लीजिएगा। ठीक है सभी लोग। 1913 से लेकर 1919 के बीच में इंग्लैंड में कानून की ये पढ़ाई के दौरान जो है इनका तिलक से इनका क्या होता है, परिचय होता है। बाल गंगाधर ये तिलक से इनका क्या होता है, परिचय होता है। अब इनके परिचय से ये इनको ये गुरु मान लेते हैं। और क्या होता है कि इनके परिचय होने के बाद में भाई होता है ना कभी कभी जो किसी के संज्ञान में अगर कोई आता है तो वो उसकी ही बातों को, उन्हीं की जो है कार्य शैली को वो अपनाने जो है मतलब कि मानने ही लगता है। ठीक हो गया, तो वैसे ही क्या होता है कि अब इसके बाद क्या होता है कि इनकी सक्रियता जो है राजनीति की ओर क्या होती बढ़ने लगने लगती है आगे की ओर। ठीक है, अब क्या होता है आगे फिर, जिसके परिणाम स्वरूप जो है इंग्लैंड से लौटने पर इन्हें आ, गिरफ्तार ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा गिरफ्तार ये करके और इलाहाबाद के नैनी जेल में डाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये तिलक से मिल के और राजनीति में सक्रिय भाग निभाना चाहते थे। तो इस वाले कंडीशन की ये वजह से इनको जेल जैसे ही आते हैं इनको गिरफ्तार ये करके और जेल में डाल दिया जाता है। कभी कभी सवाल आता है कि इन्हें किस जेल में डाला गया था। ठीक हो गया, अब नेक्स्ट है कि राजनीति को त्यागने के लिए बाद अब ये क्या करते हैं कि गढ़वाली साहित्य और कला के पुनरुत्थान में ये जो भी लग जाते हैं। जब इनको लगा कि यार ये तो बाबा जेल अब जाना पड़ेगा, तो ये कहीं ना कहीं राजनीति से थोड़े ये कटने शुरू हो जाते हैं। अब उसके बाद में अब जो है कुछ इनको नया करना था, तो जो गढ़वाली साहित्य यानी कि अब इनका जन्म चमोली में गढ़वाल में हुआ था, यानी कि ठीक है, यानी कि गढ़वाल मंडल में इनका जन्म हुआ था। तो अब ये गढ़वाली साहित्य और कला के पुनरुत्थान में ये लग जाते हैं। और अब ये जब लगेंगे गढ़वाली साहित्य में लगेंगे तो इनका परिचय फिर आगे जाके किससे होगा, मतलब कि मौला राम की पेंटिंग से होगा। ठीक है, तो गढ़वाल चित्र ये कला शैली के प्रसिद्ध ये चित्रकार मौला राम के चित्रों को खोज कर उन्हें ये कला जगत में प्रसिद्ध करने पर उन्हें शिखर पर पहुंचाने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक हो गया, यानी कि इनका ये सीधा सा संबंध है कि मौला राम के चित्रों को खोज कर दुनिया जगत के सामने में यही लेकर आए थे। वर्ष
नहीं, 1969 में ये प्रकाशित उनकी ये बुक आई थी गढ़वाल पेंटिंग, जो कि इतनी चर्चित है कि आज भी सवालों में ये नाम दिया जाता है कि गढ़वाल पेंटिंग्स के रचयिता लेखक कौन है। ठीक है, जो कि भारतीय चित्र ये कला का क्या है, एक अमूल्य ये ग्रंथ है। तो ये सब चीजें आती हैं इनके लिए बारे में। तो उसके बाद में इनकी जो राजनीति वाली सक्रियता जो होती है वो कहीं ना कहीं वो भंग हो जाती है। तो उसके बाद में ये इन शैलियों में, साहित्यों में ये अपना योगदान निभाने लगते हैं। चलिए, तो अगला जो नाम आता है ये है खुशीराम आर्य। अब ये इनका जन्म कहाँ हुआ था, क्या क्या हुआ था, थोड़ा सा इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो हालांकि देखिए, ये नाम आप लोगों ने ये सुना होगा, आपके आसपास का नाम है दौलिया हल्दूचौड़। ये नैनीताल हल्दूचौड़ के दौलिया ये गांव में इनका जन्म हुआ था, जो कि नैनीताल में। ठीक है, 1886 में, यानी कि हरगोविंद पंत और बैरिस्टर मुकुंदी लाल के जन्म के एक वर्ष के बाद, यानी कि 1866 में इनका जन्म होता है। ठीक हो गया। वे, यानी कि ये जो है, ये आर्य समाजी विचारधारा के व्यक्ति थे और उन्हें दलित में व्याप्त कुप्रथाओं जैसे बाल विवाह, ये मदिरापान, छुआछूत आदि की समाप्ति के लिए संपूर्ण कुमाऊं क्षेत्र में जागरूकता ये जो है ये फैलाने का ये काम करने लगे। और शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन कर शिल्प विद्यालयों के का संचालन भी ये करते हैं। ठीक है, और दलितों को शिल्पकार नाम ये प्रदान करने में भी इनका नाम जो है गणनीय है। ठीक है, तो कभी आपको ये दिया जाएगा कि शिल्पकार सुधार सभा के ये गठन में निम्नलिखित में से कौन सा नाम मतलब के है मुख्य है, तो ये नाम आप ध्यान में ये है रखिएगा। और कुछ बाकी इतना ये नीचे की चीजें ये याद करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, एक और नाम आता है इतिहास में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि आप सभी जानते हैं कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत जो थे, ये हमारे, यानी कि ये पहले, यानी उत्तर प्रदेश के पहले सीएम भी यही बने थे। ठीक है, चलिए इनके बारे में जानते हैं। 10 सितंबर 1887 को खूंट, यानी कि ये ग्राम खूंट, जनपद अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें हिमालय पुत्र की उपाधि से विभूषित भी किया था। अब ये आ सकता है कि हिमालय, देखिए देखिए दो नाम आते हैं। ठीक है, अब मैं दोनों नामों को यहीं पर क्लियर कर दूं। एक नाम आता है, यानी कि एक जो है उपाधि आती है हिमालय पुत्र की, तो ये है पंडित गोविंद बल्लभ पंत। और एक नाम आता है धरती पुत्र, है ना, सुना है ना आप लोगों ने। तो जरा बताओ मुझे कि धरती पुत्र की का नाम या फिर उपाधि से किसे जाना जाता है, क्योंकि आगे आ सकता नाम हो, जब तक मैं बढ़ता हूँ आगे। तो इन्हें जो है हिमालय पुत्र के की उपाधि जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। उनकी प्रतिभा से ये प्रभावित होकर उन्हें सहपाठी, यानी कि पंडित गोविंद ये बल्लभ पंत के जो साथी थे, इन्हें जो है महाराष्ट्र के नाम से ये जो है बुलाते थे कि ठीक महाराष्ट्र आ जाओ। 1986 में उन्हें उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री बनने का गौरव भी प्राप्त है। आ सकता है कभी भी, ये कब बने थे, तो ये 46 ध्यान में ये रखिएगा उसमें। ठीक है, इस पद पर ये 54 तक ये जो है रहे हैं। ठीक हो गया ना, यानी कि सीएम ये 1954 तक ये रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब उससे पहले क्या क्या चीजें होती हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। इसका संबंध उत्तराखंड से तो है ये पूरा। 1909 में इलाहाबाद में कानून की डिग्री लेने के बाद इन्होंने काशीपुर में वकालत शुरू कर दी। आ सकता है कहाँ से वकालत शुरू की, तो ये काशीपुर उधम सिंह नगर से इन्होंने शुरू कर दी। अच्छा, 1909 से चीजें मुझे ध्यान आ रही है कि भारतीय संविधान में या ब्रिटिश शासन के समय में 1909 में कुछ हुआ था। क्या हुआ था, एक बार जरा रिवाइज आप लोग करवा दो जब तक। मैं बता दूं कि धरती पुत्र के नाम से हेमवती नंदन बहुगुणा को जाना जाता है। ठीक है, तो दो लोगों ने सही आंसर दिया है, बाकी लोगों को अगर नहीं पता है तो याद कर लीजिए। अच्छा, 1909 पे आ गया हूं मैं। 1909 में क्या हुआ था बताइए मुझे, मैं बढ़ता हूँ आगे। तो अब काशीपुर से वकालत इनकी शुरू हो गई और हिंदी के लिए प्रचार हेतु 1914 में ये काशी नागरी प्रचारणी सभा की एक शाखा के रूप में काशीपुर में ये प्रेम सभा की स्थापना करते हैं। आ सकता है प्रेम सभा की स्थापना कहाँ किसके द्वारा हुई थी, काशीपुर में पंडित गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा हुई थी। इसके बाद 1916 में कुमाऊं परिषद के गठन में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है, आप सभी जानते हैं। फिर यही कुमाऊं पर्चा जो होता है 1926 में ये कांग्रेस में शामिल हो जाता है। ठीक है, हाँ 1909 में आया था, आपने सही दिया आंसर, मार्ले मिंटू सुधार। ठीक है, तो जो ये मार्ले मिंटू सुधार है, ये पार्ट है आपका संविधान में भी आता है स्टार्टिंग में, और ये हमारे भारतीय इतिहास में भी बहुत ही
इम्पोर्टेंट ये नाम है, आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसी से मुझे ध्यान आ रहा है एक और सवाल। 1900, ये 19 वाला क्या था? 1909 वाला तो आप लोगों ने बता दिया, यानी कि मिंटे मार्डो सुधार। 1919 वाला क्या था? ये नाम बताइए और सुनते भी रहिए, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। देख लीजिए कि 1916 में कुमाऊं ये परिषद के गठन में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, आ सकता है। इसके बाद क्या आता है कि 1923 आता है। 1923 में क्या होता है आप सभी जानते हैं। ये कहानी मैंने आप लोगों को ये समझाई थी। स्वराज जो पार्टी का जो गठन होता है कैसे होता है और किन के द्वारा ये किया जाता है ना। अच्छा, मैंने 1919 का पूछा है ना, आप लोगों ने क्या क्या आंसर दिए, थोड़ा मैं देख भी लूं। जलियांवाला बाग हत्याकांड, ओके। ठीक है, लेकिन जो मेरा सवाल था 1900, जो 19 का था ना, वो 1909 से ही संबंधित था। एक बार याद करो। जेम्स फोर्ड का नाम याद आ रहा है आप लोगों को? जल्दी से याद करो। जेम्स फोर्ड का नाम याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? 1919 में भारतीय संविधान से संबंधित जो क्या हुआ था, जैसे आप लोगों से पूछा ना मैंने कि 1909 में क्या हुआ था, तो मिडले मार्टो सुधार आप लोगों ने सही आंसर दिया। उसी प्रकार से 1919 की बात हो रही है। हाँ चलिए, अगर जिसको नहीं मालूम है तो बाद में जो बताऊंगा मैं इसको। और कुछ लोगों ने तो आंसर सही दिया है। चलिए, तो 1923 वाली ये मैंने कहानी आप लोगों को सुना दी होगी कि स्वराज पार्टी का गठन के पीछे क्या क्या जो कारण थे, ठीक है। और स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ था 1923 में हुआ था, CR दास और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब क्या होता है कि अब 1923 में स्वराज ये पार्टी के टिकट पर पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी जो थे, नैनीताल जिले से संयुक्त ये प्रांत की विधान परिषद के रूप में निर्वाचित हुए थे। ठीक है, इतनी चीजें आप ध्यान में रखिएगा सभी लोग। अब इसके बाद में होता क्या है कि फिर 1927 में उन्हें जो है संयुक्त ये प्रांत की कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भी बना दिया गया। ठीक है, तो ये चलिए, ये इतना डीपली अगर ना भी देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, 29 नवंबर 1928 में अब क्या होने वाला होता है। इस डेट में लखनऊ में साइमन कमीशन के विरुद्ध जो है प्रदर्शन में नेहरू ने ये प्राणों की रक्षा करते हुए, ठीक है, यानी कि नेहरू के प्राणों की रक्षा करते हुए ये गंभीर रूप से ये मतलब कि चोटिल हो जाते हैं। कौन? गोविंद बल्लभ जी पंत जी। ठीक हो गया। अब इसके बाद में और क्या क्या चीजें होती हैं देख लेते हैं इनके बारे में। और ये भी जान लीजिए कि इनको भारत रत्न का सम्मान जो है कब दिया गया था। तो देखिए 9 अगस्त 1942 में, जो क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी, को उन्हें कांग्रेस की कार्यकारिणी के सदस्य के रूप के साथ में मुंबई में गिरफ्तार इनको जो है जो कर लिया गया। और जो 3 साल तक इनको जो है अहमदनगर, यानी कि कहाँ पर, गुजरात में है, तो इस जेल में इनको जो है नजर बंद कर कर जो है रखा गया था। क्योंकि आप सभी जानते हैं ना, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में बहुत सारे मुख्य मुख्य नेताओं को ब्रिटिश सरकार ने जेल में जो है रख दिया था और सबको नजरबंद जो है जो कर दिया था। ठीक है, फिर बाद में वो धीरे धीरे ये लोग छूटे जब आंदोलन ये जो है समाप्त हुआ था। फिर जो है ये बात मतलब फिर जो बातचीत से ये मसला हल करने की बात स्वीकार हुई थी। आप सभी जानते हैं कि 1942 में क्या आया था, ये क्रिप्स मिशन भी आया था। ठीक है, फिर 1946 में कैबिनेट मिशन भी आया था। तो चलिए, वो तो वो संविधान का पार्ट है, इसमें हम पढ़ेंगे कि ये क्यों आया था, क्या आया था। फिर चलिए, फिर नीचे वाली लाइन पे आते हैं कि 26 जनवरी 1957 को, 1957 को इन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित इन्हें किया गया। और 7 मार्च 1961 को इनका देहांत हो गया। ठीक है, तो 1957 ध्यान में आप रखिएगा, इस डेट में इनको भारत रत्न की उपाधि दी गई। तो अगला जो नाम आता है हर्षदेव औली।
ठीक है ना, हर्षदेव औली। चलिए हम बढ़ते हैं आगे को, तो अब इनके बारे में जान लेते हैं। तो इन्हें जो है काली कुमाऊं का शेर के नाम से भी जाना जाता है, और इनका जन्म 4 मार्च 1890 को गोसानी खेतीखान चंपावत में इनका हुआ था। ठीक हो गया। और इन्होंने कई अखबारों में भी काम इन्होंने किया था, सपोर्ट किया था। और कुली उतार, कुली ये बेगार और कुली ये बर्दाश्त आंदोलन में सक्रिय भूमिका इन्होंने भी निभाई थी। और एक इम्पोर्टेंट ये नाम, 1929 में लाहौर कांग्रेस के एक वार्षिक अधिवेशन में इन्होंने कुमाऊं की ओर से प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था। अब ये बता दूं कि अब इनके बारे में क्या क्या सवाल दिए जा सकते हैं। पहला, काली कुमाऊं का शेर किसे कहा जाता है, नंबर फर्स्ट। ठीक है। दूसरा सवाल, इनका जन्म जो है ये कहाँ पर हुआ था। नंबर तीसरा सवाल कि ये जो है किस अधिवेशन में इन्होंने कुमाऊं की ओर से, यानी कि जो कुमाऊं क्षेत्र का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था। तो 1929 में लाहौर कांग्रेस के वार्षिक ये सम्मेलन में, और यहीं पर स्वराज शब्द को भी अपनाया गया था। ठीक है ना, याद आपको आ गया होगा। तो ये 3 सवाल यहाँ से ये बनते हैं। चलिए अगला जो नाम आता है, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। ठीक है। तो इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें गढ़ केसरी के नाम से इन्हें पुकारा जाता है। ठीक है, और इस नाम से विख्यात हैं ये। उनका जन्म जो हुआ था 18 फरवरी 1894 को इनका जन्म हुआ था। और जन्म स्थान तो इसमें शायद नहीं है, कोई बात नहीं। तो अब ये जो है एक सफल ये वकील थे, और कुली ये बेगार ये तथा स्वतंत्रता आंदोलन में ये काफी सक्रिय रूप से ये भाग ये मतलब ले रहे थे। और 1921 में उन्हें गढ़वाल युवा सम्मेलन का अध्यक्ष भी चुना गया था श्रीनगर में। ठीक हो गया ना। अच्छा, 1921 एक कई बार आता है सवालों में कि इसे जो है महाविभाजक वर्ष भी कहा जाता है। अगर हम जनसंख्या के बारे में बात करते हैं ना, तो ये वर्ष इसीलिए भी आता है। ठीक है, महाविभाजक वर्ष के नाम से भी यह साल जाना जाता है, क्योंकि इसी सन में क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि माइनस में थी, इसलिए उसे शायद इंग्लिश में कहते हैं डिवाइडिंग या समथिंग कहते हैं उसे कुछ। ठीक है, तो ये भी ध्यान में यहाँ पर रखिएगा आप सभी लोग। चलो, और तो कुछ इनके बारे में इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये भी जान लीजिए इनके बारे में क्या क्या सवाल दिए जा सकते हैं कि जो कि गढ़ केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है। पहला सवाल, युवा सम्मेलन, गढ़वाल युवा सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में इन्हें कब या फिर क्या चुना गया। तो ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आते हैं। अगला जो नाम आता है ये प्रयाग दत्त का आता है। इनके बारे में हम जानते हैं। तो इनका जन्म जो है 1898 में ये पिथौरागढ़ के हलपाटी ये चंडाक में हुआ था। ठीक है, ये चंडाक वही जगह है जो आप लोग खनिज ये पदार्थों में एक नाम आप लोगों ने सुना होगा चंडाक करके, क्योंकि मैग्नासाइट की वो साइटें जो है यहाँ पर ज्यादा है। ठीक है ना, चंडाक का नाम सुना होगा आप लोगों ने, नहीं सुना है तो एक बार देखिएगा, वो उसमें ये नाम दिया हो गया है। आइए सवालों में आ भी चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। तो इलाहाबाद से अपनी उच्च शिक्षा ये पूरी करने के बाद में 1921 में असहयोग आंदोलन में ये इन्होंने ले लिया, भाग लिया इन्होंने। और गांव-गांव में जाकर अंग्रेजी कानून और शासन का विरोध में प्रचार करने लगे। इसी बीच में सरकार ने जो है कुमाऊं में धारा 100 ये जो 144 और जुबान ये बंदी का आदेश भी जारी कर दिया। देखिए ये शब्द आप लोगों ने पहली बार सुना होगा, जुबान बंदी का आदेश ये क्या होता है। ठीक है, 144 धारा का मतलब होता है कि एक स्थान पे अधिक लोग जो है नहीं रहेंगे एक साथ में, ना कोई एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, जुबान बंदी का ये मतलब है कि तुम कहीं पर उपदेश भाषण या घर घर में जाकर आप जो है कुछ भी नहीं बोल सकते। तो जुबानबंदी के साथ जो इस बारे में पकड़ा जाता था तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। तो इसी आदेश का उल्लंघन इनके द्वारा जो है किया गया था, प्रयाग दत्त जी के द्वारा में। और इसी आदेश के उल्लंघन इनके द्वारा ये जाने पर इनको 1 वर्ष की सजा भी दी गई थी। ठीक है, और इन्हें बरेली सेंट्रल जेल में 1 वर्ष के लिए रखा गया था, सिर्फ ये आदेश उल्लंघन करने पर। ठीक है, और 1935 में इनकी मृत्यु भी हो जाती है। चलिए अब देखते हैं कि देखिए उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन की शुरुआत करने का प्रथम श्रेय जो है वो ये प्रयाग दत्त जी को ही जाता है। ठीक है, हालांकि ये प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जो है कालू
ये मेहरा जी हैं, लेकिन अगर बात आती है कि सबसे पहले उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन की शुरुआत की, तो वो प्रजाग दत्त का ही नाम आता है, तो इसलिए ये नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अगला जो नाम आता है सोबन सिंह जीना जी का आता है। ठीक हो गया। तो इनके बारे में हम जानते हैं कि इनके बारे में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, या आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं क्योंकि टाइम हो चुका है।